वालेकुम। चलिए जी, अब हम डेविडसन से पढ़ते हैं सीवीएस, जो कि हमने एक टॉपिक किया था सीसीएफ वाला, हार्ट फेलियर वाला। हम देखते हैं कि डेविडसन से क्या क्या करना है। सबसे पहले आपके हर चैप्टर से पहले जो है वो एक पेज दिया होता है इस तरह का, ठीक है। तो ये पेज आपने जो है वो करना होता है। इस पेज में मेनली आपको क्या बताते हैं, इसमें बताया जाता है आपका एग्जामिनेशन, कि अगर आपने सीवीएस का एग्जामिनेशन करना है तो आपने किस तरह से करना है। आपकी बेड साइड में भी ये चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ साइंस देखें तो इम्पॉर्टेंट है। सो आप जो है इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा जो है इसको एक दफ़ा देख लें। हर चैप्टर के जो स्टार्ट में दिया होता है लास्ट में देखना होता है, क्योंकि इससे आपका आइडिया हो जाता है कि सीवीएस में हम मेनली क्या एग्जामिनेशन या क्लिनिकल साइड से हम किस तरह से जो पेशेंट को देख रहे होते हैं। सो इसमें नंबर 1 पे देखा है कि अगर हम सीवीएस का प्रॉब्लम है, एक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी है, तो हम सबसे पहले हैंड्स देखेंगे। हैंड्स में क्लबिंग दे सकते हैं, स्प्लिंटर हेमरेजिस, इसके अलावा कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के जो स्टिग्मेटा वो भी हमें मिल सकते हैं। सो उन्होंने स्प्लिंटर हेमरेज जो है वो दिखाए हुए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सियानोसिस दिखाई हुई है, साथ ही साथ क्लबिंग भी है। और क्लबिंग अक्सर होती है लंग्स के पेशेंट के अंदर भी होती है, और साथ ही साथ जो है वो जब कार्डियक का प्रॉब्लम आता है तब भी क्लबिंग हो जाती होती है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं टॉप वाले, उनमें भी क्लबिंग हो सकती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पहले हैंड्स एग्जामिनेशन की। हैंड्स के बाद हमने पल्स देखी। पल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी रेट क्या है, उसका रिदम क्या है। उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो हमें पल्स आ रही है वो कितने वॉल्यूम की है, उसमें ब्लड ज़्यादा आ रहा है, उसमें कम आ रहा है, उसका रेट क्या है, वो रेगुलर है, वो इरेगुलर है। तो हम इसको जो है पल्स को हम बता देते हैं। उसके बाद बीपी हमें चेक करना होता है, और उसके बाद हम जाते हैं कैरेट पल्सिस की तरफ। कैरेट पल्सिस में जो हम उसका देखते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, और इसके बाद हम जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो हम चेक कर लेते होते हैं। उससे हमें ये आइडिया होता है कि जो राइट हार्ट है, राइट एट्रियम जो है उसके बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, राइट एट्रियम के बाद जो ब्लड है वो ठीक जा रहा है, राइट हार्ट का फेलियर तो नहीं जा रहा। तो हमने जो है जुगुलर वेनस प्रेशर जो है उसकी हाइट जो है मेयर कर लेते हैं। मेयर करने का तरीका आपकी बेड साइड में दिया हुआ है, सो आप वहाँ से करेंगे, और क्लिनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने देख लिया ये। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फेस की तरफ, और माउथ और आइज़ को देखेंगे। वहाँ पे हम देख लेंगे पेलर तो नहीं है, मेन अनीमिया तो नहीं है, अनीमिया की जैसे बंदा पेशेंट तो हार्ट फेलियर तरफ नहीं गया। सेंट्रल सियानोसिस हमने देख ली कि ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। मैलर फ्लश देख लिया, डेंटल कैरीज, और इसके अलावा रेटिनोपैथी, हाइपरटेंशन की फॉर्म में, और स्टिग्मेटा ऑफ हाइपरलिपिडीमिया एंड थायराइड डिजीज़ वगैरह सारा कुछ जो है हमें फेस, माउथ एंड आइज़ की एग्जामिनेशन पे हमें मिल सकता है। अगर एक पेशेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला है और उसके जो हैं दांत जो हैं वो ख़राब हैं, ठीक है, वहाँ पे हाइजीन नहीं है, इन्फेक्शन हुआ है, तो हम आइडिया लगा लेते हैं इस पेशेंट को जो है वो डेंटल कैरी, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 7th में। तो हमने पहले क्या देखा, हैंड से स्टार्ट हुआ, हम ऊपर गए, ठीक है, इस तरह से हम मूव किए हैं, हमने फिर फेस पे गए। अब हम आ गए प्रीकॉर्डियम पे। प्रीकॉर्डियम में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट में देखते हैं कि वो विजिबल जो है विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, विजिबल हार्ट बीट तो नहीं है, वो कोई हमें फील हमें लग तो नहीं रहा कि थोरैसिक जो है जो हमारी पेरिकॉर्डियम है वो खुद जो हार्ट बीट के साथ मूव तो नहीं कर रही। हमने ये देख लिया, हम पालपेट कर लेते हैं। और ऑस्कल्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्कल्टेशन आपकी जो है इसमें मरमर S1 साउंड देखते हैं, आप S2 साउंड्स देखते हैं, इसके अलावा कोई एडिट साउंड्स तो नहीं आ रही, आपने वो देख लेनी होती है। नेक्स्ट हम देखते होते हैं बैक। तो बैक में हम देखते हैं कि कोई लंग क्रेपिटेशन जैसा कि अडीमा तो नहीं है। लंग क्रेपिटेशन से हमें पता है कि किस में होती है, मेनली पल्मोनरी अडीमा में हो जाती है जब CCF का प्रॉब्लम आता है, या फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर जब होता है। और सर्कुलर अडीमा हमने देख लिया, क्योंकि अडीमा जो है वो फीट में भी होता है, साथ साथ सर्कुलर रीजन पे भी हो सकता है। फिर हम देख लेंगे एब्डोमेन। अब एब्डोमेन पे क्या देखेंगे, जब राइट साइड का हार्ट फेलियर में बताया था आपको, तो उसमें क्या था कि हेपाटोमेगाली हो सकती है या एसाइटिस डेवलप कर सकते हैं, सो हमने वो देख लिया। इसके अलावा एओर्टिक को प्रॉब्लम है तो हमने वो भी देख लिया, वो भी सीवीएस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई टेंडर जेंथोमास तो नहीं है, हाइपरलिपिडीमिया के साइन तो नहीं है। हाइपरलिपिडीमिया के अगर हमें नज़र आ गया है, जेंथिलास्मा होता है, ठीक है, अगर ये हमें पता चल गया तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो है रिस्क फैक्टर है प्रॉब्लम का, कार्डियक प्रॉब्लम का। फिर हम फेमरल पल्सेस देख लेते हैं। इसको हमने कंपेयर करना होता है रेडियल पल्स को फेमरल पल्स से। अगर ये डिले आ रही है, इट मीन्स कि इसके अंदर जो है वो एओर्टिक कोआक्टेशन हो गया, ठीक है, एओर्टा का कोआक्टेशन हो गया। उसके बाद हम लेग्स को देख लेते हैं। लेग्स में देखते हैं कि पेरिफेरल पल्सेस ठीक है, वहाँ पे कोई एडिमा तो नहीं है। सो हमने ये सारा का सारा आपने एग्जामिनेशन करनी होती है। अपने हर चैप्टर के स्टार्ट में ये पेज लाजमी करना है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है ये वेव जो है ये आपके बेड साइड, ये पूरा का पूरा पेज जो है वो बेड साइड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे यहाँ से कर लें या फिर आप बेड साइड से कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आपका एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिटर्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, इसमें कुछ भी आपने याद करने वाला नहीं होता। बस इजेक्शन फ्रैक्चर देखनी होती है, हमने वो बताया कि 70% होती है। सो इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना होता। कोरोनरी सर्कुलेशन जो है इसकी आपको वेसल्स के नेम पता होने चाहिए। सो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम कर लें, और वैसे भी आपने पहले भी की होती है सेकेंड ईयर में कि इसकी कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है। सो जिसकी ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिसका थ्रोम्बस बन जाएगा, वो एरिया जो है वो इन्फेक्शन की फॉर्म में चला जाएगा। सो आपने जस्ट रीड करना है इसको कि कौन सी आर्टरी जो है किसको सप्लाई कर रही है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आती है और राइट कोरोनरी आर्टरी आती है। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आती है उसमें जाके आगे हमें डिसेंडिंग आर्टरीज देनी होती हैं। सो यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये आने के बाद सेप्टम को सप्लाई करती है और एंटीरियर पार्ट को भी सप्लाई करती है। सो इसी के अकॉर्डिंग ही जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, जो वेसल इन्वॉल्व होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो वो एरिया है वो इन्फेक्ट हो जाता है, और ECG पे उसी लीड में ही चेंजेस आ रही होती हैं, उसी लीड में ही जो है ST सेगमेंट का एलिवेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपने कर लिया इसकी सर्कुलेशन, सिर्फ आपने ये रीड करना है एक दफ़ा। उसके बाद जो है आपने कंडक्टिव सिस्टम ये नहीं करना, आपको कुछ भी इसमें से नहीं आता होता। इसके अलावा नेक्स्ट पेज भी आपने नहीं करना है, सारी फिजियोलॉजी वगैरह हमारा इसमें कोई भी इसके अंदर रोल नहीं है। देन आपने जो है नेक्स्ट पेज करते हैं हम, आपने ये भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं आता होता है। बताया कि पल्सिस पैराडॉक्सिस क्या होती है, ये टर्म जो है वो आगे यूज़ होगी। ये टर्म जो है आपकी कार्डिक टेम्पोनेट में यूज़ होती है। कार्डिक टेम्पोनेट में ट्राइएड होता है, लेकिन एक बात जो याद करने वाली है वो ये कि इंस्पिरेशन के दौरान बीपी अगर फॉल कर, जैसे हम कहते हैं कि पल्सिस पैराडॉक्सिस इसमें आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो सिर्फ फिजियोलॉजी या फिर नोट में वगैरह दी होती है। सो हमने सिर्फ उसमें आर्टरीज याद करनी है। अब नेक्स्ट आपके आगे इन्वेस्टिगेशन जितनी भी चैप्टर्स में हैं उनके एटलीस्ट आपको नाम लास्ट में आना चाहिए। अब यहाँ पे ECG है, ECG को आपने रीड करने की जरूरत नहीं है, याद करना है कि सबसे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन ECG करवानी है। हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, नो डाउट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम CVS में कौन कौन से जो है इन्वेस्टिगेशंस करवाते होते हैं। अभी आपकी लिखी हुई है सारी के 12 लीड हैं, ECG है। सो आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल याद करना है, ये वाला, ठीक है। इसमें नॉर्मल ये याद करना है कि इसमें जो है आपकी QRS जो है वो 0.1, मतलब QRS कितनी होनी चाहिए, 0.10 होनी चाहिए, और P वेव जो आ रही है इसके अंदर वो कितने चाहिए, 0.12, और PR इंटरवल जो है वो 0.2 का होना चाहिए, और QT इंटरवल जो है वो 0.42 होना चाहिए। लेकिन इसमें रिटर्न में फिर भी इतना कुछ नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ OSP के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट रीड कर लें दफ़ा, लेकिन वो भी इतना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि ECG हमारी जो है वो हमने नहीं करनी। सो हम ECG को स्किप करेंगे यहाँ से। ECG के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, जिन लोगों ने डिटेल से पढ़ना है उनके लिए मैं अलग बना दूँगी, लेकिन फिर बहरहाल रिटर्न के लिए आप जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ECG करवा ली। ECG वैसे भी होती है और एम्बुलेटरी ECG भी होती है, जिसे हम कॉन्टीन्यूसली मेयर करते हैं ECG की रिकॉर्डिंग, जैसे ICU में जो है कॉन्टीन्यूस मॉनिटर हो रही होती है। नेक्स्ट है आपका कार्डिक बायोमार्कर। तो कार्डिक बायोमार्कर में BNP है और कार्डिक ट्रोपोनिन्स हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है कि जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होती है तो हमने BNP का लेवल देखना होता है। और अगर कार्डिक ट्रोपोनिन्स कब होते हैं, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो हम सबसे पहले करवाते होते हैं। अगर जो उसका इन्फेक्शन हुआ है, उसको अटैक जो है प्रोलॉन्ग हुआ है, हमने कार्डिक ट्रोपोनिन्स लेवल करवाते हैं स्टार्ट में और देखते हैं कि वो एलिवेटेड है या नहीं। अगर ये बढ़े हुए हैं इसका मतलब ये है कि इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसके अंदर चेस्ट एक्सरे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम CVS का देख रहे होते हैं, क्योंकि जो लंग्स हैं उनका काफ़ी कुछ हमें आइडिया हो जाता है कि अगर सपोज करें पल्मोनी में कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसकी जैसे ब्लड पंप नहीं हो रहा आगे, तो राइट हार्ट फिर हो सकता है। अगर लेफ्ट हार्ट प्रॉब्लम हुई है तो पल्मोनी के अंदर एडिमा मिल जाएगा। सो हमने ये इसके अंदर देख लेना होता है। अभी उन्होंने कहा है कि चेस्ट एक्सरे ऑफ पेशेंट विद एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ये आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तब हम साथ ही जो है ये हम उसके साथ ही हम ये एक्सरे करेंगे, लेकिन ये आपने एक्सरे करना है। उसके बाद ये आपका दिया हुआ है चेस्ट एक्सरे ऑफ माइटर स्टेनोसिस, जब हम पढ़ेंगे तभी हमने ये साथ ही उसके कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन किसी में आती हैं, जैसे सपोज करें हमने CCF पढ़ा है, सपोज करें हार्ट फेलियर पढ़ा है और उसके अंदर चेस्ट एक्सरे आ गया, तो आप उससे रिलेटेड या उसकी जो डायग्राम होगी आपने सिर्फ और सिर्फ उसी को ही देखना है।
इसके अलावा कुछ खास ज़्यादा नहीं पढ़ना। उसके बाद हम ईको करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ईसीजी, अगर ईसीजी पे कोई प्रॉब्लम आई है तो हमने ईको करवा लेना है। ईको पे जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है 2 डायमेंशनल व्यू होता है। इसे हम कार्डियक की हर तरह की प्रॉब्लम को जो है वो हम देख लेते हैं स्लाइसिस की फॉर्म में, और साथ ही साथ हम डॉपलर भी करवा लेते हैं ताकि हम ब्लड के जो प्रॉब्लम है, वेसल्स की जो प्रॉब्लम है वो भी डिटेक्ट कर लेते होते हैं। और इसके अलावा जितनी भी चैम्बर से ब्लड कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो सारा डॉपलर से हम उसके मेजर कर लेते होते हैं। सो जो डॉपलर करवाते होते हैं हम इसको, ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे कि एओर्टिक स्टेनोसिस होगा तो हम डॉपलर करवा रहे हैं, और इसमें अगर स्टेनोस्ट पार्ट होगा जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो कम होगा, सो हम उसको डायग्नोस कर लेंगे। उसके बाद जी है आपकी इसके जो होती है ईको, वो आपकी ट्रांस एसोफेजियल भी होती है और ट्रांसथोरेसिक भी होती है। ये आपकी ट्रांस जो है वो थोरेसिक हो रही है, और ट्रांस एसोफेजियल जो होती है वो एसोफेगस के अंदर डाल के प्रोब को, और वहाँ से हम ईको कर रहे होते हैं। सो ट्रांस एसोफेजियल की क्या सिग्निफिकेंस है इसके ऊपर, ये आपका एग्जाम में तो नहीं आता लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक तो हाई रेजोल्यूशन इमेज बनता है। उसके बनने की वजह से हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे पेशेंट को जिनके अंदर प्रोस्थेटिक वेल्व हो, या फिर कोई कंजेंटल प्रॉब्लम हो, मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, एओर्टिक डायसेक्शन हो, या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो, वेजिटेशन हो, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर उसके अंदर हैं तो वो भी विजिबल, बहुत ही ईजिली जो है वो विजिबल हो जाते होते हैं। सो ये आपने जो है साथ ही इसके ये रीड कर लेना है दफ़ा। उसके बाद स्ट्रेस ईको करवा सकते हैं। स्ट्रेस का मतलब ये है कि हम कार्डियक को स्ट्रेस दे रहे हैं, या तो पेशेंट को हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, उसके बाद हम जो है ईको करवा लेते हैं, या हम कहते हैं कि उसको कोई ड्रग दे देते हैं जो कि कार्डियक स्टिमुलेंट होती है, जो कि लिखा हुआ है एनोट्रोपिक्स हम दे सकते हैं, इसमें डोबुटामीन लिखी हुई है, तो हम डोबुटामीन देने के बाद उसको स्ट्रेस देंगे हार्ट को, और फिर हम देखेंगे स्ट्रेस की फॉर्म में जो कार्डियक हार्ट है वो क्या रिस्पॉन्स करता है। सो हमने इस पर देख लेते होते हैं। फिर हमने सीटी स्कैन करवा लेना है इसके अंदर, ठीक है। कार्डियक का प्रॉब्लम अगर हमें मिल रहा है, हम मेनली जो सीटी स्कैन करवाते हैं एक तो या तो पल्मोनी एम्बोलिज्म हो जाए, या फिर एओर्टा को प्रॉब्लम है, एओर्टिक डायसेक्शन हो जाए, तब हम जो है वो सीटी स्कैन वेसल्स को देखने के लिए करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एमआरआई करवा सकते हैं। सो एमआरआई से जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है हमारा वेसल जितने भी हैं उनकी प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। एमआरआई से जो है हम सीवीएस के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम, सपोज करें कि एओर्टा को प्रॉब्लम आ गया है, या वेसल्स को प्रॉब्लम आ गया है, या वेसल्स की हमने एनाटॉमी देखनी है कि वो सही इंटैक्ट हैं या नहीं, उसमें कोई थ्रोम्बस तो नहीं बन गया, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होगी। हर एक चीज़ को बहुत ही रिफाइंड तरीके से अगर हमने देखनी है तो आप जो है वो एमआरआई करवा लेते हैं। अगर कार्डियोमायोपैथी है जो कि एक फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें कंजेंटल प्रॉब्लम होती है ये, सो इसमें भी हमने एमआरआई करवा लेना होता है, तो हम इजीली जो है वो उसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमने कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा सकते हैं। इसमें हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं, फैमिली आर्टरी से भी कर सकते हैं, या आप किसी आर्टरी या वेन के थ्रू जो है वो कैथेटर पास करके हार्ट की तरफ ले जाते हैं। वहाँ जाके आपने क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सिचुएशन मेजर करनी होती है चैम्बर्स के अंदर और वेसल्स के अंदर। उसके बाद जो है हमने रेडियोन्यूक्लाइड स्टडी हम हर जगह ही करते होते हैं, सो हम यहाँ भी कर सकते हैं। रेडियोन्यूक्लाइड इमेजिंग जब हम डालेंगे इसके अंदर कोई ना कोई आइसोटोप डालेंगे, आइसोटोप मिक्स होगा ब्लड के साथ, मिक्स होने के बाद हम देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा ब्लड जो है वो उसको इजेक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा जो है वो उसको भेज रहा है एओर्टा की तरफ। सो हम इसमें देखते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना ज़्यादा है, तो इसमें हमारा मेनली जो है हम ये चेक कर लेते होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो डिफरेंट इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो सकते हैं सीवीएस के अंदर, वो है चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आ सकता है। चेस्ट पेन आपने करना है यहाँ से, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपने ये याद रखना है इसके अंदर कि इसमें चेस्ट पेन की कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं, ये आपका जो है वो डीडीज़ पूछ लेते होते हैं। सो ये आपको जो है वो आना चाहिए यूक्यूआई है। इसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं चेस्ट पेन की, वो आपने सारी के सारी याद करनी है। नेक्स्ट आपने जो है इसके अंदर कुछ भी ख़ास नहीं करना क्योंकि हमने अंजाइना आगे पढ़ना है। सो यहाँ से हमें कोई भी इसका ख़ास जो है वो हमने नहीं करना। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेथलेसनेस। जो अब अगर पेशेंट आया है डिस्निया के साथ तो हमारे जो माइंड में कौन कौन सी डिजीज़ बन जाएंगी, एक सीवीएस की बन जाएगी और एक रेस्पिरेटरी की बन जाएगी। सो हमने दोनों को ही इन्वेस्टिगेट करना होता है, दोनों को ही जो है वो अपने रूल आउट करना होता है इसके। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करने, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो है इसमें हमने क्या करना है,
हार्ट फेलियर के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका कॉज या मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये इसके मैकेनिज्म होते हैं कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो जाए, किसी वजह से मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर हाइपरटेंशन हो पेशेंट को। मैंने बताया था कि यूक्यूज़ में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री देते होते हैं। तो हाइपरटेंशन हो, एओर्टिक स्टेनोसिस की हिस्ट्री हो, पल्मोनी हाइपरटेंशन की हो, या पल्मोनी वेल स्टेनोसिस हो, या वेंट्रिकल इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब माइट्रल स्टेनोसिस हो या फिर ट्राइकस्पल स्टेनोसिस, दोनों में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। या वेंट्रिकल वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए। ओवरलोड कब होगा? जब वीएसटी होगा, या इसके अलावा कोई और वजह से जो है बॉडी के अंदर भर जाए, हाई आउटपुट हो जाए। इन सब केसेस में जो है वो हार्ट फेल हो सकता है। इरिथमियाज होगी, इरिथमियाज में एट्रियल फिब्रिलेशन दिया हुआ है, टैकीकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, जिसमें डायस्टोली जो है वो कम हो जाएगी। ये कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस के अंदर, रिस्ट्रिक्टिव मायोकार्डियोमायोपैथी के अंदर, या फिर कोई हाइपरट्रोफी अगर होगी तब भी हो सकता है। सो ये कॉजेस भी नहीं पूछते होते। आगे पैथोफिजियोलॉजी है, तो ये भी आपने नहीं करनी। अगर रीड करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन आपके रिटर्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमने करना है कि टाइप्स क्या होती हैं हार्ट फेलियर की। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट, लेफ्ट एंड बाईवेंट्रिकुलर। मैंने ये बताया आपको कि इसमें लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो सकता है, सारा का सारा पढ़ा चुकी हूँ आपको, या फिर जो है ना राइट साइड का हो सकता है, या दोनों का भी हो सकता है। और उसके बाद हम चलते हैं हाई आउटपुट भी हो सकता है। उसके अलावा एक्यूट एंड क्रोनिक भी हो सकता है कि पहले पेशेंट जो है वो क्रोनिक में था और उसको ना फ़ौरन से एक्यूट अटैक हो गया है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स सेम वही हैं। आप जस्ट अगर रीड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने इतना ज़्यादा रीड नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। सपोज करिए हार्ट फेल है, तो आपने एक स्टिकी नोट लेना है और स्टिकी नोट को यहाँ पे लगा देना। सपोज करें इसमें आपने लिखना है डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, और डायग्नोस्टिक पॉइंट्स लिख के उसके बाद अपने 1 2 3 4 5 जितने डायग्नोस्टिक पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, वो सारे स्टिकी नोट्स पर लगा के वो यहाँ पे लगा दें। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीड करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। उसके बाद क्रोनिक हार्ट फेलियर की उन्होंने बताई हुई है सारी के सारी कॉजेज़। अब ये है आपकी लेफ़्ट और राइट हार्ट फेलियर, जो कि मैंने आपको डिफरेंस बता चुकी थी कि राइट में जो है वो जीवीपी रेज होगा, हेपेटोमेगाली होंगी, एसाइटिस होंगी और एडिमा होगा। और हम बात करें लेफ़्ट की, तो लेफ़्ट में जो है मेनली क्या होता है कि इसमें पल्मोनरी एडिमा होगा, हमें कैपिटेशंस मिलेंगी लंग्स के अंदर, कार्डियोमेगाली हो सकती है और प्लूरल वेनस के अंदर हो सकता है। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर एक पेशेंट का हार्ट फेल हो गया है, उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो आपने इसमें जस्ट नेम्स करने हैं इसके, ठीक है। नेम में क्या होगा कि इसकी जैसे जो है वो रिनल फेल हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है ब्लड पंप नहीं हो रहा, तो किडनी का जो है वो इंसल्ट होगा, किडनीज जो है वो फेल हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपोकलीमिया हो सकता है, और हाइपरकलीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, इम्पेयर लिवर फंक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इरिथमियाज। इनको हमने कोई डिटेल से नहीं करना, जस्ट नेम करने हैं आपने, और ये हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं इसके अंदर। सो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो मैं बता चुकी हूँ कि इसके अंदर हम सबसे पहले कौन कौन से करवा लेंगे। इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल करवा लेंगे, यूरिया का लेवल करवा लेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल, थायराइड का फंक्शन का करवा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने लिखना होता है कि इसमें चेस्ट एक्सरे हो गया, इको होगी, ईसीजी हो गया, और उसके बाद हमने बीएनपी का लेवल करवा लिया, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का, हीमोग्लोबिन का, थायराइड का हो गया। इसके अंदर इको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सो वो आपने जो है इसके अंदर लिख के लगा लेना है। अब ये जो है चेस्ट एक्सरे, ये इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट एक्सरे पे आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। सो ये आपका जो है वो एक्सरे है। हम इसमें देखते हैं कि एक पेशेंट अगर आया है का हार्ट फेलियर के साथ, तो हमें चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा। सो हम देख लेंगे कि एक्सरे में हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। एक्सरे में हमने सबसे पहली चीज़ देखनी होती है कि अगर ये सपोज करें थोरैक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक थोरैक्स है, तो हमारा जो कार्डियक का शेडो है वो हाफ के साइज़ इतना होना चाहिए, मतलब हाफ से भी कम होना चाहिए। लेकिन अगर ये देखें, ये जो है हमारा कार्डियक का शेडो वो इतना ज़्यादा है, अगर इसमें मेयर करूँ ये इतने से ज़्यादा बन रहा है। सो ये कार्डिक इनलार्जमेंट है। तो हमने कहते हैं कि लार्ज कार्डिक सिलहॉटी यू लिव विद एग्जिस्टिंग क्रोनिक हार्ट फेलियर। सो इसमें जो है वो इंक्रीज हो गया है कार्डिक का शेडो। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे कंजेशन हो रही है, ब्लड जो है वो आगे पंप नहीं हो रहा, सो वहाँ पे जितनी भी वेसल्स होंगी उनकी कंजेशन हो जाएगी। सो यहाँ पे इनलार्ज हाइलर वेसल्स, ये आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं, इस तरह से शेडो नज़र आ रही है, सारी इनलार्ज हो गई हैं। और इसके अलावा जो अपर लोब की वेसल्स हैं वो भी प्रोमिनेंट इसके अंदर हो जाती हैं।
आपने ये बातें याद रखनी है चेस्ट एक्सरे की। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर यहाँ पे लिखा है कि कोस्टोफ्रेनिक एंगल पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हों, उन्हें हम बोलते हैं सेप्टल या कर्ली बी लाइंस। पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल पे वहाँ पे इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड आ जाता है। फ्लूइड आने की वजह से जो सेप्टम का एरिया है वहाँ पर जो है वो आपको लाइन्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन ये देखें यहाँ पर आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये इन्होंने एक दिखाई है यहाँ पे। ये कर्ली बी लाइन्स होती हैं। और इसके अलावा हाइलम जो होती है वो भी प्रोमिनेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, जो कि हमने मेन यहीं से करनी है। हमारी मैनेजमेंट अगर हम बात करें एक्यूट पल्मोनरी की, इसमें आप देखें कि इसमें डिविजन में स्टेबल बना हुआ है, तो आपने वहाँ से करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पेशेंट को जो है आपने बिठा के रखना है। ठीक है, सिट द पेशेंट अप इन ऑर्डर टू रिड्यूस पल्मोनरी कंजेशन, ताकि पल्मोनरी कंजेशन ना हो। उसके बाद आपने ऑक्सीजन देनी है फ़ौरन से। ऑक्सीजन देने के साथ आप लिखने की CPAP दे सकते हैं। 5 to 10 जो है उसका होना चाहिए प्रेशर। नेक्स्ट आप उसमें डालते हैं नाइट्रेट्स। आपने नाइट्रेट्स फ़ौरन से एडमिनिस्टर करने होते हैं। वो कौन से कर सकते हैं? वो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइट भी करवा सकते हैं, या बकल जो है वो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइट दे सकते हैं। आपने फ़ौरन से ये जो है अपने दे दिया। उसके बाद 4th पे जो है ना आप इसके अंदर डायबिटिक दे सकते हैं, कभी फिर ऐसा माइट। ठीक है, 4 मिनट तो हमारे डायरेक्ट जो है वो यहीं से हो गए हैं। उसके बाद आपने 5th पॉइंट लिखना है कि हमने इंट्रावेनस ओपियोइड्स देने हैं इसके अंदर। 5th पॉइंट हमारा ये हो गया। 6th पे आपने लिखना है कि इसको हमने डोब्यूटामीन देना है। आपने यहाँ 6th पॉइंट लिखना है कि हमने इसको डोब्यूटामीन देनी है। ठीक है, और इसके बाद जो 7th पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप जो है ना वो हम इसके अंदर करवा सकते हैं। 7th पॉइंट जो है वो आपका ये आ गया है। 8th पॉइंट पर आपने लिखना है कि ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, तो आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। ये आपके पॉइंट बनते हैं 8, तो आपने 8 जो है इसके अंदर वो लिख लेनी है। नेक्स्ट जी है आपकी क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है। सबसे पहले तो आपने उसको पेशेंट को 3 तरह की हम ट्रीटमेंट करवाते होते हैं। सबसे पहले हमने A करवा लेनी है जनरल मैनेजमेंट, यह हमने जनरल करवा देनी है इसकी मैनेजमेंट। B जो है वो इसकी ड्रग आ जाएगी, और C जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल आ जाएगी। आपकी जो C है वो यहाँ से होगी, नॉन फार्माकोलॉजिकल आएगी यहाँ से। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने इसको एजुकेट क्या करना है। सबसे पहले हमने पेशेंट को समझाना है कि आपकी डिजीज़ किस डिजीज़ से आप जो हैं वो इफ़ेक्टेड हैं, और अगर आपको सपोज करें कोई दौरा पड़ता है या कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आपने किस तरह से ख़ुद को जो है वो महफूज करना है, किस तरह से ख़ुद को ट्रीट करना है, फ़ौरन से किस तरह से जो मेडिसिन है वो एडमिनिस्टर करनी है, या आपने उसको समझाना है। फिर हमारी बात आगे, पहले हमने उसको काउंसिल कर लिया, फिर हमने उसको डाइट दे देनी है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी अच्छी न्यूट्रिशन रखें, वेट को कम करें, और सॉल्टेड फूड जो है वो कम से कम करें। उसके बाद 3rd जो है वो आपने अल्कोहल का बता दें कि अल्कोहल को बहुत कम से कम कर देना है। स्मोकिंग सिजेशन, कंप्लीट सिजेशन करवानी है। एक्सरसाइज करवानी है, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज करवानी है। सिम्टम्स जब तक सिम्टम नहीं आते, अगर सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएँ तो उसे कहना है कि आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन हल्की सी एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपने वैक्सीनेशन करवा देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके किसके होते हैं? जनरल मेयर के होते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि ड्रग थेरेपी कौन कौन सी होती है। इसमें ड्रग थेरेपी में सबसे पहले नंबर पे है डायरेटिक। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट फेलियर की वजह जो होती है वो बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, हम उसको कम से कम कर रहे होते हैं। अब आपने डायरेटिक थेरेपी याद करनी है। ये ब्लड वॉल्यूम को कम से कम करवाता है। ठीक है, हमने मॉडरेट तरीके से चलना होता है। यहाँ पे आपके दिए में फ्यूरासामाइड वगैरह जो कि मेनली हमारे होते हैं और लूप डायरेटिक होती हैं। इसमें आपने IV फ्यूरासामाइड याद करना है, थायराइड याद करना है। और अगर सपोज करें कि पोटाशियम जो है बॉडी में वो कम हो रहा है, तो हमने पोटाशियम स्पेयरिंग जो है वो यूज़ कर लेनी होती हैं, जिसमें मेनली पोटाशियम आता है, स्पायरोनोलैक्टोन आ रहा होता है या एप्लेरिनोन आ रहा होता है। आपने इन दोनों का नाम याद कर लेना। मेनली जो है ना अपने नाम याद करने होते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना होता। ये आपके जो है ओरल लूप डायरेटिक्स हो गए, ये आपका फ्यूरासामाइड हो गया, ये थायराइड हो गया। अगर हम पोटाशियम स्पेयरिंग यूज़ करें AC इनहिबिटर्स के साथ, तो वो करवाते हैं हाइपरकैलेमिया। ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद हम बात करते हैं वेज़ोडाइलेटेड थेरेपी करवाते होते हैं। ज़ाहिर सी बात है बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड ज़्यादा है, हम उसको जो है वो डायलेटेड यूज़ करते होते हैं। उसमें आर्टीरियल डायलेटेड भी आ सकते हैं या वीनो भी आ सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है हाइड्रोलाइजिन, आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद है AC इनहिबिटर्स करते होते हैं हम। हमारी जो है ना 1 होगी डायरेटिक्स, 2nd होगी वेज़ोडाइलेटर, 3rd हमारे हो जाते हैं AC इनहिबिटर्स हो जाते हैं।
एसी इनहिबिटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इसके आफ्टर लोड को जो है वो कम करते होते हैं। सो हम फर्दर चलते हैं, इनकी आपने नाम याद करने हैं कि कौन कौन से जो होते हैं वो एसी इनहिबिटर्स होते हैं। ये आपके टेबल के अंदर दिए हुए हैं। लिसिनोप्रिल हो गया, इनैलिप्रिल हो गया, रेमिप्रिल हो गया। डोसेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने याद करना है कि हम इसको कब कब जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। और इसका जो ये करवाते क्या हैं कि हाइपरटेंशन करवा सकते हैं, क्योंकि वेसल्स की जो है वो डायलेशन करवा रहे होते हैं, इसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन होने का चांस हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एसी इनहिबिटर्स के बाद ARBs होती हैं। ARBs जो हैं वो इसके नीचे ही लिखे हुए हैं, इनके अपने नाम याद करने, लोसार्टन, कैंडिसार्टन और वेलसार्टन। ARBs जो होते हैं वो एसी इनहिबिटर्स के जो है ना उसके बजाय जो है ये बेहतर जो है टॉलरेटेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू एसी इनहिबिटर्स के। सो आपने ये जो है इस बात याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। तो बीटा ब्लॉकर्स की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर हमने यूज़ करने होते हैं। इसमें आपने मेन याद करना है बिसोप्रोलोल, ठीक है, आपको ये याद कर लें। और ये जो है कम करते हैं चांसेस को कि अरिथमियास डेवलप ना हो, सडन डेथ से जो है प्रिवेंट करते होते हैं। सो आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आपकी नेक्स्ट जो है वो डाइजॉक्सिन है। डाइजॉक्सिन जो होती है वो कंट्रोल करती है रेट को, और ये अगर सपोज करें कि हार्ट फेलियर है पेशेंट का या एट्रियल फिब्रिलेशन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि डाइजॉक्सिन को जो है हम यूज़ नहीं करते। कब यूज़ नहीं करते? जब हार्ट रेट जो है वो 60 से कम हो, तब हम यूज़ नहीं करते होते, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो कम करवा देता है हार्ट रेट को मज़ीद। सो हम इसको जो है वो तब यूज़ नहीं करते होते। उसके बाद है अमाइड्रोन। तो अमाइड्रोन जो होती है ये ड्रग आपकी एंटी रिदमी ड्रग होती है। अगर इरिथमियास डेवलप कर जाए हार्ट फेलियर कंडीशन में तो आपने अमाइड्रोन जो है वो यूज़ करनी होती है। सो आपने अमाइड्रोन यूज़ कर ली है। साथ ही साथ एक और ड्रग भी लिखी होती है यहाँ पे, अवाब्रिडिन। अवाब्रिडिन जो होती है वो मेनली कंट्रोल करती है हार्ट रेट को, वो आप यहाँ पे ऐड कर लें अगर आपकी बुक में नहीं लिखी, वरना अक्सर बुक में ये लिखी होती है। और हम इसको यूज़ कब करते होते हैं? मेनली कि ये हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए जो है हम इसको यूज़ करते होते हैं। सो हमने ये कर लिया। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर कौन सी आएंगी? नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आएगी इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, कि हमने जो है ना वो उसको डिफिब्रिलेट करना होता है। और इसके अलावा रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी भी होती है। आपने मेनली जो है इनके नाम ही याद करने हैं, ठीक है। एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया। करोनरी की हम रिवास्कुलर अरेस्ट करवाते हैं। सपोज करेंगे पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है करोनरी जो है क्लोज होने की वजह से, सो हम उसको दोबारा से ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हल नहीं निकल रहा तो आप कार्डियक को ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर तब भी कोई हमें हार्ट नहीं मिल रहा और फौरी तौर पर हार्ट नहीं मिल रहा तो हम वेंट्रिकल को जो है वो असिस्ट भी करवा सकते हैं। सो हम ये इसके अंदर करवा लेंगे। सो आपने जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल के सिर्फ नाम पूछते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ नाम बताने हैं इसके, ठीक है। तो ये अपने इसके नाम कर लेने हैं। और ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है इनको, ठीक है। आप खुद रीड करेंगे, आप खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कब कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कौन से किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं इतनी ही काफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी होती। बहुत ज़्यादा डिटेल में करने से क्या होता है कि आपको जो है वो याद नहीं रहता। आपने एक स्टिकी नोट लेना है, ठीक है। और स्टिकी नोट क्योंकि हमारे जो आते होते हैं क्वेश्चन उसमें 2 मार्क्स के 3 नंबर के ही ट्रीटमेंट मैनेजमेंट आ रही होती है। सो आप इतना स्टिकी पेज लें, ठीक है। और स्टिकी पेज के अंदर जो है वो लिखे हैं कि ए में हमने करवा दिया कि इसको हमने एजुकेट करवा दिया, बी में हमने इसको ड्रग दे दी, सी में हमने इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल दे दी। इसमें इसके नाम बता देने हैं, इसमें 4-5 बातें बता देनी है और ड्रग के आपने नेम लिख देनी है। और हर नेम के साथ आपने एक एग्जाम्पल लास्ट में दे देनी है कि डायोटो यूज़ करेंगे तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, लूप डायोटो यूज़ करेंगे, ओरल देंगे हम। डायोटिक के बाद अगर हम उसको एसी इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो हम उसको क्यों दे रहे हैं, आपने वो याद कर लेना है और कब और क्यों देते हैं। और इसके अलावा अगर एसी इनहिबिटर्स टॉलरेट नहीं कर रहा तो हम फिर इसको जो है वो एंजियोटेंशन ARBs दे देते हैं। सो ये आपने कर लेना है। उसके बाद वेसोडाइलेटर्स भी आपने कर लिए और बीटा ब्लॉकर्स भी कर लिए। बीटा ब्लॉकर्स बिसोप्रोलोल हमने दी है जो कि मोर्टेलिटी को कम करते होते हैं। और एविब्रेडिन दे सकते हैं, डाइजेशन करवा सकते हैं और एमाड्रोन जो है उसके अंदर दे सकते हैं। सो आपने इसके नाम याद कर लेना है। बीटा ब्लॉकर्स के जो है ना वो बिसोप्रोलोल भी हो सकता है, मेटाप्रोलोल भी हो सकता है, कार्वेडोलोल भी हो सकता है। सो आपने इसके जो है वो नाम याद कर लेना है। ये एसी इनहिबिटर्स और ARBs जो है ना हमने पहले पढ़े होते हैं कि इनके एक्शन क्या होते हैं। सारे ड्रग्स के जो है वो मैकेनिज्म एक्शन दिए हुए हैं। सो अगर आप डिटेल से वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते तो आप वहाँ सिर्फ उसे टेबल कर लें, उनके नाम कर लें, साथ अपने मैकेनिज्म एक्शन करना भी है, रीड करना है, तब जस्ट ये वाला जो है ना वो कर लें कि इसमें मेनली होता क्या है कि एसी इनहिबिटर्स एसी जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर रहा होता है। और ARBs जो है वो मेनली उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ताकि वो एक्ट ना करें एंजियोटेंशन 2।
बीटा ब्लोकर्स जो होती हैं वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, उनको मतलब इनहिबिट करते हैं। और स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो मेनली क्या करता है कि पोटेशियम को स्पेयर करता है, लेकिन बाकी सबकी जो है वो वाटर को, सॉल्ट को जो है वो रिमूव करता है। और डायोडिस तो वैसे ही वाटर सॉल्ट को जो है वो रिमूव करता है, बॉडी से आउटफ्लो करवाता है। सो यहाँ तक आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर था, कंप्लीट हो गया है। आपने इतना ज़्यादा इसमें नहीं जाना, जितना करवाया है उतना ही आपने रहना है, उतना ही करना है आपने।